दोस्तों, दिन के 11 बजे का टाइम था। एक बहुत बड़े बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने साधारण से कपड़े पहन रखे हैं और उनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा है, उसे लेकर वह बैंक के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह बुजुर्ग व्यक्ति उस बैंक में अंदर घुसे थे तो वहां पर जितने भी कस्टमर थे, जितने भी बैंक के कर्मचारी थे, वह बड़ी अजीब निगाहों से उस व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। उन बुजुर्ग व्यक्ति का नाम वेद प्रकाश था। वेद प्रकाश जिनके एक हाथ में छड़ी है और एक हाथ में उन्होंने पुराना सा लिफाफा पकड़ रखा है। वह धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो काउंटर कस्टमर के लिए था। कस्टमर की मदद के लिए एक महिला वहां पर बैठी हुई थी, जिस महिला का नाम संगीता था। अब वह धीरे धीरे संगीता की तरफ पहुंच गए थे, लेकिन बैंक में जितने भी लोग थे, जितने भी कर्मचारी थे, सभी की निगाहें वेद प्रकाश पर टिकी हुई थी। इसके बाद वे संगीता के पास जाकर बड़ी विनम्रता से कहते हैं, देखिए मैडम, मेरे अकाउंट में क्या हो गया है, यह अच्छी तरह से चल नहीं रहा है। ऐसा कहकर वेद प्रकाश जी उस लिफाफे को संगीता की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन संगीता वेद प्रकाश जी के कपड़ों को देखकर उन्हें जज करती है और कहती है, बाबा, क्या आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए हैं? मुझे लगता है कि आपका खाता इस बैंक में नहीं होगा। लेकिन तभी वेद प्रकाश जी बड़ी सहजता से कहते हैं, बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद हो सकता है मेरा खाता इसी बैंक में हो। उसके बाद संगीता लिफाफा रखते हुए उनसे कह देती है, बाबा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको थोड़ी देर तक वेट करना होगा। ऐसा कहकर संगीता अपने काम में लग जाती है और वेद प्रकाश जी वहीं पर खड़े होकर वेट करते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से वेद प्रकाश जी संगीता से बोले, बेटी, अगर तुम थोड़ा बिजी हो तो मैनेजर साहब को फोन कर दो। दरअसल मुझे उनसे भी काम है, तो मैं उनसे कुछ बात कर लेता हूँ। इसके बाद संगीता ना चाहते हुए भी अपना फोन उठाती है और मैनेजर का नंबर डायल करती है। संगीता कहती है, एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहो तो मैं उन्हें अंदर आपके पास भेज दूं। इसके बाद जो मैनेजर होता है वो अपने केबिन से ही वेद प्रकाश जी को देखने लगता है। वेद प्रकाश जी बड़े ही साधारण दिखाई दे रहे थे। तो तभी मैनेजर फोन पर संगीता से पूछने लगता है, क्या यह हमारे बैंक का कस्टमर है या फिर ऐसे ही कुछ मुंह उठा के चला आया है? तो संगीता कहती है, सर, यह बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद मैनेजर साहब कह देता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो, इन्हें बिठा दो और थोड़ी देर बैठकर ये अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। संगीता ने जो बैंक मैनेजर ने कहा था, उनके अनुसार वेद प्रकाश जी को वहां पर वेटिंग एरिया में बैठने को कहा और बोली, बाबा, आप यहाँ पर बैठ जाओ, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आपसे मिल लेंगे। इसके बाद वेद प्रकाश जी वहां से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं और वहां रखी हुई चेयर पर बैठ जाते हैं। सभी लोग अभी तक वेद प्रकाश जी की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि वहां पर जितने भी कस्टमर आया करते वह अच्छे खासे सूट बूट में आया करते, लेकिन वेद प्रकाश जी ने साधारण कपड़े पहन रखे थे और देखने से लग भी नहीं रहा था कि इनका अकाउंट इस बैंक में होगा, क्योंकि उस बैंक के अंदर काफी अमीर लोगों के अकाउंट रहा करते थे और यहाँ पर वेद प्रकाश जी का अकाउंट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। इसी वजह से वेद प्रकाश जी आकर्षण का केंद्र बन गए और सभी लोग उनकी तरफ घूर घूर कर देखे जा रहे थे और तरह तरह की बातें उनके बारे में बना रहे थे। यह बातें वेद प्रकाश जी को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वह इन सब बातों को इग्नोर करते हैं और अपना नंबर आने का वेट करते रहते हैं। वह सोचते हैं कि थोड़ी देर में मैनेजर साहब आएंगे और मैं उनसे बात कर लूंगा। इस बैंक के अंदर एक और व्यक्ति छोटी पोस्ट पर काम किया करता था, जिसका नाम था राजेश। राजेश अभी बाहर गया हुआ था और जैसे ही वह बैंक के अंदर आता है तो देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है, उनकी तरफ सभी लोग देख रहे हैं और उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं। तो राजेश सीधा वेद प्रकाश जी के पास जाता है और बड़े आदर भाव से उनसे पूछने लगता है, बाबा, आप यहाँ पर क्यों आए हैं
और क्या काम है आपको? क्योंकि राजेश को यह सब कुछ बड़ा ही बुरा लगता है और वह बुजुर्ग व्यक्ति की हालत को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और इसी वजह से वह उससे पूछने के लिए गया था। वेद प्रकाश जी राजेश को कहता है कि बेटा, मुझे मैनेजर से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। यह बात सुनकर राजेश उनसे कहते हैं, ठीक है बाबा, आप यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूँ। इसके बाद राजेश मैनेजर के केबिन में जाता है और उन्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बता देता है। लेकिन मैनेजर तो पहले से ही बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जानता था और कहने लगता है कि पता है मुझे, मैंने ही उसे वहां पर बिठा कर रखा है, थोड़ी देर तक वहां पर बैठेगा और फिर अपने आप यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर राजेश को कोई और काम बता देता है और कहता है, तुम अपना काम कर लो। अब राजेश दूसरे काम में लग जाता है। अब वेद प्रकाश जी को वहां पर बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे तक वो अपना धैर्य रखते हैं, लेकिन उसके बाद उसे यह बात सहन नहीं होती। वेद प्रकाश जी खड़े होते हैं और मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैनेजर देखता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास ही आ रहा है, तो वह फौरन से अपने केबिन से बाहर निकलता है और निकलने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ बाबा, बताइए आपको क्या काम है? तो वेद प्रकाश जी अपना लिफाफा आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगते हैं, बेटा, यह देखो, मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल इसके अंदर है और मेरे अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं हो पा रहा है। आप देखकर यह बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। अब इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ी देर तक तो सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कह देता है, बाबा, जब किसी अकाउंट में पैसे नहीं रहा करते तो ऐसे ही होता है। मेरे ख्याल से आपने भी अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाए होंगे और इसी वजह से आपके अकाउंट की लेन देन रोक दी गई है। इसके बाद वेद प्रकाश जी बड़े विनम्र भाव से कहने लगते हैं, बेटा, पहले तुम एक बार अकाउंट को चेक तो कर लो, उसके बाद ही मुझे कुछ बताओ तो ही अच्छा रहेगा। इस तरह से तुम कैसे बता सकते हो? तो मैनेजर हंसने लगता है और हंसते हुए कह देता है, बाबा, यह कई सालों का एक्सपीरियंस है और सालों से मैंने यही काम किया है। आप जैसे लोगों की शक्ल को देखकर मैं बता देता हूँ कि कौन व्यक्ति किस तरह का है, किसने अपने अकाउंट में कितना पैसा जमा किया होगा। मुझे तो आपके अकाउंट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और मैं चाहता हूँ कि अब आप यहाँ से चले जाओ। सभी कस्टमर आपकी तरफ देख रहे हैं और बैंक के अंदर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। इसके बाद वेद प्रकाश जी उस लिफाफे को उसकी टेबल पर रखते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में जो भी डिटेल लिखी हुई है उनको एक बार जरूर से देख लेना। ऐसा कहकर वेद प्रकाश जी वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते जैसे ही वह गेट पर पहुंचते हैं तो फौरन मुड़कर कहते हैं, बेटा, तुम्हें यह सब कुछ करने का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर वेद प्रकाश जी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब यह बात मैनेजर को सुनाई देती है कि तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डर तो उसे लगता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि बुढ़ापे में ऐसे ही कह दिया होगा। फिर मैनेजर अपने काम में लग जाता है। इधर टेबल पर जो लिफाफा पड़ा हुआ था उसे राजेश उठा लेता है और उसे अपने कंप्यूटर के सर्वर में लॉगिन करके उस लिफाफे के अंदर दी गई जानकारी के हिसाब से ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद जब उसे पता चलता है कि यह जो व्यक्ति यहाँ पर आया था, यह तो इस बैंक का एक तरह से मालिक ही है, क्योंकि इस बैंक के आधे से ज्यादा शेयर तो इसके पास ही हैं। अब इस बात को देखकर वह बड़ा हैरान हो जाता है और फिर उस डिटेल को और भी ज्यादा ध्यान से देखने लगता है। तो डिटेल को ध्यान से पढ़ने व देखने के बाद जब वह पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है तो यह इस बैंक के मालिक ही हैं। इसके बाद राजेश उस रिपोर्ट की कॉपी निकालता है और बैंक मैनेजर के पास जाने लगता है। बैंक मैनेजर जो अपने केबिन में किसी अमीर कस्टमर से बात कर रहे थे, राजेश जैसे ही अंदर जाने लगता है, बैंक मैनेजर उसे इशारा करता है और इशारे से पूछने लगता है
किस लिए तुम अंदर आ रहे हो? उसके बाद जो राजेश होता है वह भी इशारे से ही बता देता है कि यह एक रिपोर्ट है जो उस व्यक्ति की है जो यहाँ पर आया था और आपने उसे ऐसे ही भेज दिया। आप एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा कहकर राजेश ने वह रिपोर्ट मैनेजर साहब की टेबल पर रख दी। लेकिन तभी जो मैनेजर साहब होते हैं अपने उस क्लाइंट से थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज लेते हैं और कहते हैं, देखो भाई राजेश, हमारे पास ऐसे वैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। इसके बाद राजेश बड़े आदर भाव से मैनेजर साहब से कहने लगता है, अगर आप इस रिपोर्ट को एक बार देख लेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन मैनेजर साहब उस रिपोर्ट को आगे की ओर सरकाते हुए कहते हैं, मुझे इसको नहीं देखना और मुझे ऐसे कस्टमर में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर उसने रिपोर्ट को राजेश की तरफ बढ़ा दिया था और राजेश उस रिपोर्ट को वहां से ले जाता है और अपने काम में लग जाता है। बैंक के अंदर का माहौल अब शांत हो गया था। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। इसके बाद दूसरे दिन उसी समय पर, जिस समय पर वेद प्रकाश जी आए थे, उसी समय पर फिर से आते हैं। लेकिन आज उनके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति था जिनके हाथ में एक ब्रीफकेस भी था। और अंदर आने के बाद वहां पर सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं। इसके बाद वे मैनेजर को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं तो मैनेजर भी डरते हुए अपने केबिन से निकलकर वेद प्रकाश जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी वेद प्रकाश जी कहते हैं, मैनेजर साहब, मैंने आपको कहा था ना कि यह बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपने जो कुछ भी कल मेरे साथ किया वह बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो अब आप अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ा सा बौखला जाते हैं, लेकिन फिर वह सोचता है, ये क्या सजा दे सकते हैं मुझे। वेद प्रकाश जी कहते हैं, तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है और तुम्हारी जगह इस बैंक में काम करने वाले राजेश को मैनेजर बनाया जा रहा है। तुम्हें फील्ड का काम देखना होगा। इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ा सा बौखला जाता है और वह कहता है कि आप होते कौन हो मुझे इस तरह से हटाने वाले? तो वेद प्रकाश जी कहते हैं कि मैं इस बैंक का एक तरह से मालिक ही समझ लो, क्योंकि इस बैंक के 60% शेयर मेरे पास हैं और मैं चाहूं तो तुम्हें हटा भी सकता हूं और तुम्हारी जगह किसी और को भी लगा सकता हूं। यह बात सुनकर बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी थे और जो कुछ कस्टमर कल भी इस बैंक में आए थे और आज भी आए थे, वह सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और वेद प्रकाश जी की तरफ फटी की फटी रह गई निगाहों से देखते हैं। इसके बाद जो व्यक्ति वेद प्रकाश जी के साथ आया था वह अपने सूटकेस को खोलता है और उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो कि राजेश की प्रमोशन का था। उसे एक बैंक मैनेजर बना दिया गया था। इसके बाद दूसरा लेटर निकालता है जिसको बैंक मैनेजर को दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें फील्ड में ड्यूटी करनी है तो तुम बेशक से कर लो, लेकिन मैनेजर बनकर इस बैंक में नहीं रह सकते। यह बात सुनकर मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं और वह अपनी कल की गलती के लिए वेद प्रकाश जी से माफी मांगने लगता है। लेकिन वेद प्रकाश जी उसे कहते हैं कि माफी किस बात की मांग रहे हो और मैं तुम्हें माफ किस वजह से करूं? तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था वह हमारे इस बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या तुमने कभी इस बैंक की पॉलिसी नहीं पढ़ी? यहाँ पर किसी गरीब या अमीर में कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा और सभी को एक ही पलड़े में तोला जाएगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना वेद प्रकाश जी ने की थी। उन्होंने यह बात पहले ही घोषित कर दी थी कि इस बैंक के अंदर किसी को भी गरीब नहीं समझा जाएगा, सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा और बैंक का कोई भी स्टाफ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वेद प्रकाश जी कहते हैं कि वह तो मैं तुम पर रहम कर रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर काम करने दे रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से हटा भी सकता हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया है वह बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बैंक में काम करने वाला राजेश, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझसे आकर पूछा और मेरे लिए कुछ करना चाहा, तो इस पोस्ट के लिए वह असली हकदार है, ताकि वह कस्टमर को अच्छी तरह से समझ सके
और उनके कपड़ों को देखकर उनको जज ना करे। फिर वेद प्रकाश जी संगीता को बुलाते हैं और उसे भी इस बात के लिए डांट फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि मैं इसे तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ, लेकिन बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति आए तो उसको उसके कपड़ों से जज नहीं करना है, उसके काम को सही ढंग से देखना और करना है। अगर तुम मुझे पहले ही हैंडल कर लेती तो इस मैनेजर के पास मुझे नहीं जाना पड़ता और मुझे और ज्यादा अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद संगीता हाथ जोड़ने लगती है और माफी मांगने लगती है और कहती है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद वेद प्रकाश जी वहां से चले जाते हैं और सभी लोगों को ये कहकर गए थे कि राजेश से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और इससे जितना हो सके उतना सीख लीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब मैं बीच बीच में यहाँ पर किसी न किसी को भेजता रहूंगा जो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में अच्छी तरह से मुझे रिपोर्ट दे सके। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। अब बैंक का पूरा स्टाफ इस बारे में बात करने लगता है और सोचता है कि अब अच्छी तरह से काम करना होगा, कहीं अगली बार उनका नंबर ना आ जाए। इस बात को सोचकर पूरा बैंक सुधर जाता है और सभी लोग अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। वेद प्रकाश जी का यह कारनामा चारों तरफ फैल गया था और सभी लोग उस बैंक की और वेद प्रकाश जी की बड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि मालिक हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना, क्योंकि ज्यादातर मालिक अपने बैंक को खोलकर चले जाते हैं और फिर चाहे मैनेजर किसी भी तरह काम करे, कोई भी कर्मचारी कैसे भी काम करे, उन्हें इस चीज से कोई भी मतलब नहीं होता। लेकिन वेद प्रकाश जी ने अपने ओनर होने का पूरा कर्तव्य निभाया और उस बैंक के कर्मचारियों को अच्छा सबक सिखाया। तो आप क्या कहना चाहते हैं वेद प्रकाश जी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं राजेश के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।